जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो आज दोस्तों हम एनसीईआरटी साइंस से 9th क्लास का 8 चैप्टर का करेंगे, जिसमें दोस्तों बल और गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में देखेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने दोस्तों 7 यूनिट से संबंधित जितने क्वेश्चन थे किए थे, और क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों, जैसा कि हम क्वेश्चन के माध्यम से पूरा चैप्टर को हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो जिससे हमें क्या होगा, सारा का चैप्टर का कंसेप्ट भी हमारा क्या हो जाएगा, हर किसी का क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और अगर दोस्तों इसका पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम का स्कैनर है दोस्तों। यहाँ से स्कैन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब दोस्तों चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव क्या कहलाता है। धक्का या खिंचाव क्या कहलाता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, वस्तु क्या है, रखा हुआ है। अगर हम इस वस्तु को धक्का दे रहे हैं, यानी कि धक्का दे रहे हैं, तो धक्का दे रहे हैं इसका मतलब जो धक्का दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम इस पे वस्तु पर बल लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। या तो हम इसको इधर से खींच रहे हैं, इधर से क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, या तो इधर से क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं। तो ये हमारा दोनों स्थिति में धक्का लगाएं या खींचें तो वो हमारा क्या कहलाता है, बल कहलाता है। क्या कहलाता है, बल कहलाता है, यानी कि फोर्स कहलाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। वेग के बारे में दोस्तों कल हम लोगों ने देखा था कि वेग हमारा क्या है, विस्थापन बट्टा समय वेग कहलाता है। त्वरण क्या हमारा, वेग बट्टा समय त्वरण कहलाता है। दबाव क्या हमारा, फोर्स पर यूनिट एरिया दबाव है। तो ये हम लोगों ने देखा था। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जब किसी पिंड पर दो समान बल विपरीत दिशा में कार्यरत होते हैं तो पिंड पर कार्यरत परिणामी बल डैश हो जाता है। यानी कि देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, कोई वस्तु है। क्या है, ये कोई हमारा क्या है, वस्तु है, जो कि सतह पर रखा हुआ है, सतह पर रखा हुआ है। अगर इधर से कोई वस्तु खींच रहा है और 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, और इधर से भी कोई वस्तु खींच रहा है, ये भी क्या कर रहा है, 10 न्यूटन का बल लगा रहा है। तो क्या ये वस्तु का स्थिति यहां से इधर या इधर कहीं जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण बन रहा है। जब 180 डिग्री का कोण बनता है तो उसमें कार्य क्या होता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि दो कार्य क्या होता है, नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जब बल दोनों तरफ का बराबर है तो इस वस्तु का स्थिति यहां से चेंज होगा ही नहीं। स्थिति क्या होगा, चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों तरफ जो बल लगाया गया है वो समान बल लगाया गया है विपरीत दिशा में। तो ये वस्तु का स्थिति यहां से चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो स्थिति जब चेंज नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, इसमें जो बल लग रहा है वो कुल टोटल बल क्या लग रहा है, शून्य लग रहा है। क्या लग रहा है, शून्य लग रहा है, या तो जीरो लग रहा है। अगर यही बात करते हैं दोस्तों, इधर से मान लेते हैं कि कोई वस्तु 15 न्यूटन के बल से खींच रहा है, और इधर से कोई वस्तु 10 न्यूटन के बल से खींच रहा है, तो ये वस्तु निश्चित रूप से, ये वस्तु इधर खिसक जाएगा, राइट साइड की ओर खिसक जाएगा, क्योंकि इधर जो परिणामी बल लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है इसके तुलना में 5 न्यूटन का। 5 न्यूटन का क्या है, परिणामी बल अधिक लग रहा है, तो इस पर ये वस्तु क्या होगा, राइट साइड खिसक जाएगा। तो इस पे यहाँ पे परिणामी बल कितना, 5 न्यूटन का हो जाएगा। लेकिन इस स्थिति में क्या हो जाएगा, जब समान बल दोनों तरफ से लगता हो और विपरीत दिशा में, तो उसमें बल परिणामी जो हो जाता है, बल जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। जब कोई बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे डैश कहा जाता है, तो इसे डैश कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जब दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है, जैसे कि देखिए दोस्तों, ये क्या है, एक वस्तु है, और एक क्या है, दूसरा वस्तु है। अब इस वस्तु को इधर से खींचा जा रहा है, और इस वस्तु को इधर से खींचा जा रहा है। या तो ये वस्तु क्या है, एक जगह पर अस्थिर है, या तो इधर से इस वस्तु को इधर से खींचा जा रहा है, एक वस्तु को इधर से खींचा जा रहा है, और दोनों का जो सरफेस है ये क्या है, कांटेक्ट में है। क्या है,
कांटेक्ट में है, तो जब इसको खींचेंगे तो ये इसको अपोज करेगा, यानी कि नाम दे देते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। जब बॉडी 2 को खींचेंगे तो 1 अपोज करेगा, और 1 को खींचेंगे तो 2 अपोज करेगा। जैसे कि दोनों को हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से लेते हैं, 1 है और ये 2 है। अब ये 2 नंबर का वस्तु यानी कि सरफेस जो है क्या है, ये रेस्ट पर है, और इसको जब हम खींचेंगे तो इस सरफेस के बीच में हमारा क्या होगा, एक बल लगेगा, संपर्क बल लगेगा इन इसके बीच में। तो जो संपर्क बल लगता है, जो कि इनके इसके गति को अवरुद्ध करता है, इसकी गति को रोकने का काम करता है, तो इसके बीच में यानी कि दोनों सरफेस के बीच में जो बल लगता है, वो बल क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। और ये हमेशा क्या होगा, वस्तु जिधर गति करेगा उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल लगेगा। वस्तु जिधर गति करेगा उसके विपरीत दिशा में हमेशा क्या होगा, घर्षण बल कार्यरत या तो काम करेगा या तो एक्टेड होगा वो। तो गति का क्या होगा, विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसे क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं और फ्रिक्शन कहते हैं। घर्षण आने की क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं, जो कि हमेशा दो सरफेस एरिया के बीच में ही लगेगा। प्रतिरोध दोस्तों जो किसी को अवरोध पैदा करता है, रोकने का काम करता है। संवहन मतलब दोस्तों ये तापमान संचरण का प्रोसेस है, हीट ट्रांसफर का प्रोसेस है, जिसके थ्रू से हीट ट्रांसफर होता है लिक्विड के माध्यम से। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किस नियम की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है या एक सीधी रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहती है जब तक कि उस पर लगाए गए बल द्वारा उस अवस्था को बदलने की बाध्य न किया जाए, न किया जाए। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं कि न्यूटन का जो न्यूटन के द्वारा दिया गया है नियम, तो टोटल कितने नियम दिए गए हैं, 3 नियम दिए गए हैं। तो पहला नियम क्या कहता है कि जितने भी इस संसार में वस्तु है या पदार्थ है या व्यक्ति है या स्थान है, जो भी चीज है, वो हर कोई अपने स्थिति में ही रहना चाहता है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। जब तक ये रहना चाहता है, जब तक कि इस पर कोई एक्स्ट्रा बल ना लगाया जाए। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर हम क्रिकेट खेलते हैं या बॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो बॉल को एक जगह से दूसरे जगह जब मारा जाता है, तो ये जमीन में आने के बाद धीरे 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 लुढ़कते लुढ़कते कुछ आगे जाता है और ये रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि इसके बीच में क्या होता है, एक घर्षण बल लगता है। बॉल और इसके बीच में एक संपर्क बल लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं, जिसकी वजह से ये बॉल क्या होता है, रुक जाता है। अगर ये घर्षण बल काम इस पर नहीं करता तो ये बॉल कहीं रुकना ही नहीं चाहता, ये बॉल हमेशा आगे चलता जाता, बॉल हमेशा चलता जाता। अगर कोई गाड़ी चला रहा है दोस्तों, तो गाड़ी गति में ही रहना चाहता है, लेकिन गाड़ी को रोकने के लिए क्या किया जाता है, ब्रेक मारा जाता है। तो ब्रेक मारता है तो गाड़ी क्या होता है, रुक जाता है, गाड़ी क्या होता है, रुक जाता है। या तो कोई गाड़ी रेस्ट में है तो उसको हम स्टार्ट करके आगे की ओर गियर डालते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो गाड़ी आगे बढ़ जाता है। तो उस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाया जा रहा है। यानी कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्स्ट्रा या बाहर से बल ना लगाया जाए। तो ये न्यूटन का क्या कहता है, प्रथम नियम कहता है। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों, फोर्स का हमारा परिभाषा देता है कि फोर्स इक्वल टू, जो फोर्स हमारा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड मोमेंटम। ये हमारा फॉर्मूला क्या देता है, फोर्स इक्वल टू ma का फॉर्मूला देता है। दूसरा, न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है कि जो संवेग में परिवर्तन का दर है वो अप्लाइड फोर्स के क्या होता है, डायरेक्टली यस प्रोपोर्शनल होता है या तो समानुपाती होता है। ये दूसरा नियम कहता है न्यूटन का। तीसरा नियम क्या आता है, क्या दोस्तों, कि अगर हम किसी वस्तु को जितना बल लगाते हैं तो वो भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाता है। यानी कि एवरी एक्शन का क्या होगा, एक ऑपोजिट रिएक्शन होगा। एवरी एक्शन यानी कि प्रत्येक काम का एक ऑपोजिट रिएक्शन होगा, ऑपोजिट रिएक्शन होगा। एवरी एक्शन का क्या होगा, ऑपोजिट रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि रेस्ट में जब तक कि उस पर लगाए गए बल द्वारा अवस्था में को बदलने के लिए बाध्य न किया जाए। यानी कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में तो मोशन में रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो न्यूटन का प्रथम नियम यहाँ पे ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो न्यूटन का प्रथम नियम कौन सा है,
बी नंबर का ऑप्शन है। तो बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गति का पहला नियम देश और समय के बीच संबंध प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, गति का जो है वो मेनली क्या है, तीन तीन फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था कल। बी इक्वल टू क्या था, यू प्लस ए टी, और दूसरा फॉर्मूला क्या था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो हम लोगों ने क्या किया था कल, यू और ए को इनवैलिड मान लिया था। इनवैलिड क्या किया था हम लोगों ने, इनवैलिड मान लिया था। इनवैलिड मानने से हम लोगों ने क्या किया था, स्थिति जान पाया था हम लोगों ने। तो यहाँ पे जो है क्या करना है, यू और ए को जीरो करेंगे तो ये पहला इक्वेशन कहलाता है, और ये दूसरा और ये तीसरा इक्वेशन कहलाता है। तो पहला इक्वेशन हम क्या दर्शा रहा है दोस्तों, ये यू और ये तो हमारा क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। तो v और t, v हमारा क्या बात करता है, v हम किससे कहते हैं, v को वेग कहते हैं, t हमारा क्या है, समय है। यानी कि जो पहला इक्वेशन दर्शाता है वो वेग और समय की स्थिति के बारे में दर्शाता है। तो गति का पहला नियम क्या दर्शाता है, वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। वेग और समय के बीच में संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों दूसरा नियम को क्या करेंगे, इसको जीरो कर देंगे, तो स्थिति और समय का, फिर वेग और स्थिति का। इसके बारे में दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने देख चुका था। एक कार में एक सुरक्षा सीट बेल्ट हमारे शरीर पर एक बल लगाती है, एक बल लगाती है किसी प्रकार की पीछे की गति को सगम बनाने के लिए। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर हम किसी गाड़ी में हैं, और ये गाड़ी क्या है, रेस्ट में है। ये गाड़ी क्या है, रेस्ट में है, और हम यहाँ पे क्या है, बैठे हुए हैं। तो जब ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट करता है, तो जैसे गाड़ी स्टार्ट करता है तो गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ता है, जैसे ही आगे बढ़ता है तो हमें क्या लगता है, झटका लगता है। क्या लगता है, झटका लगता है। और जैसे झटका लगता है तो वैसे हम क्या होते हैं, वैसे हम पीछे की ओर झुकते हैं। वैसे हम क्या करते हैं, पीछे की ओर झुकते हैं। तो जब रेस्ट में गाड़ी होता है और अचानक से रेस्ट से आने की मोशन में आएगा, जब रेस्ट से मोशन में गाड़ी होता है दोस्तों, तो जो भी गाड़ी के अंदर बैठा होता है सवारी या पैसेंजर, वो पीछे की ओर झुकता है। क्या होता है, पीछे की ओर झुकता है जब रेस्ट से मोशन में जाता है तो। और यही गाड़ी जब दोस्तों मोशन में होता है, यही गाड़ी क्या होता है, जब मोशन में होता है, मोशन में होता है, और जैसे ही गाड़ी में ब्रेक मारता है, ब्रेक लगाता है या गाड़ी रेस्ट में आती है, यानी कि मोशन वाली गाड़ी को जब लगाएगा ब्रेक लगाता है तो पैसेंजर आगे की ओर झुकता है। क्या होता है, पैसेंजर आगे की ओर झुकता है। तो जो जब ब्रेक लगाएगा, या तो आगे पीछे होने का कारण दोस्तों स्पीड बढ़ता है या घटता है, तो दो टाइम पे इसीलिए बोला जाता है कि सीट अब, एरोप्लेन में आपने सुना होगा कई फिल्मों में कि बताता है कि जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करने वाला होता है उस टाइम बोलता है कि बेल्ट बांध लें, क्योंकि वो पता होता है कि पीछे की ओर झटका लगेगा। और जब टेक ऑफ यानी कि जब उतरने वाला होता है, प्लेन लैंड करने वाला होता है, तब भी सीट बेल्ट को बांधने के लिए बोला जाता है। तो इस ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि मोशन और रेस्ट में जब यानी कि जब बदलाव होता है तो उस टाइम झटका लगता है। क्या होता है, झटका लगता है, और उस गति या झटके को रोकने के लिए सीट बेल्ट को बांधने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, कि किसी प्रकार की पीछे की गति को सुगम बनाने के लिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे आगे की गति तेज करने के लिए, क्या हमारी गति को तेज करने के लिए बोला जाता है, बिल्कुल नहीं। किसी भी प्रकार की पीछे की गति को रोकने के लिए, बिल्कुल नहीं। हमारे आगे की गति को धीमा करने के लिए। तो मेन मकसद क्या है दोस्तों, हमारे आगे की गति को धीमा करने के लिए। पीछे तो हमारा सीट होता है, तो पीछे से झटका ज्यादा लगने वाला है नहीं, क्योंकि पीछे सीट है। तो सीट से जब पकड़ लेगा, यानी कि सीट बेल्ट जब बांधा जाएगा, तो वो आगे की ओर गति जो होगा वो धीमा हो जाएगा। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से सॉरी, डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अधिक डैश वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है, अधिक होता है। तो देखिए दोस्तों, कहा जाता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो होता है, जो इनर्शिया जो होता है, इनर्शिया
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, द्रव्यमान का। इनर्शिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मास का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मास का। या तो जो जड़त्व तो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, द्रव्यमान का होता है। क्या होता है, द्रव्यमान का होता है। तो ये दोस्तों रिलेशन याद रखिएगा कि इनर्शिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास का होता है, यानी कि जितना मास बढ़ेगा उतना ज्यादा इनर्शिया अधिक होगा। यानी कि मास बढ़ेगा जड़त्व बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा जड़त्व बढ़ेगा। तो ये किस पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेग, वेग तो जानते हैं दोस्तों, विस्थापन बटा समय त्वरण, वेग बटा समय आयतन। हमारा क्या दोस्तों, किसी भी बॉडी का जो आयतन की बात करें, जैसे कि घनाभ होता है या घन होता है, उसका क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। आयतन कहलाता है। या किसी भी दोस्तों थ्री डी बॉडी, किसी भी थ्री डी बॉडी होता है, थ्री डायमेंशनल बॉडी जो होता है, उसका हम आयतन निकाल सकते हैं। टू डी या टू डायमेंशनल बॉडी का आयतन नहीं निकाला जा सकता है। आयतन इसमें निकाल, यानी कि थ्री डी बॉडी में आयतन होता है, यानी कि जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो उसी का आयतन निकलता है। और जिसका लंबाई चौड़ाई होता है उसका सिर्फ क्षेत्रफल निकल सकता है और परिमाप निकल सकता है, आयतन नहीं निकल सकता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को डैश के रूप में जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी जो संवेग होता है, संवेग जो होता है या मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, द्रव्यमान गुना, द्रव्यमान गुना वेग के गुना, यानी कि द्रव्यमान गुना वेग जो होता है वो संवेग कहलाता है। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम बराबर क्या हमारा होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। या इसी को शॉर्ट में इसे पी से डिनोट किया जाता है और एम भी इसे लिखा जाता है। तो ये फॉर्मूला भी हमारा क्या निकल गया, द्रव्यमान यानी कि संवेग का। अब संवेग का एसआई यूनिट की बात करेंगे दोस्तों, तो मास हमारा क्या हो गया, केजी हो गया। वेलोसिटी हमारा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये केजी मीटर पर सेकेंड संवेग का क्या हो गया, एसआई मात्रक हो गया, या तो एसआई यूनिट हो गया। एसआई मात्रक या तो एसआई यूनिट हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाएगा, संवेग कहलाएगा, मोमेंटम कहलाएगा। यानी कि बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संवेग की एसआई मात्रा क्या है, तो अभी हमने दोस्तों पिछले क्वेश्चन में बताया कि संवेग का एसआई मात्रा क्या है। तो संवेग का एसआई मात्रक हमने क्या देखा, मोमेंटम जो हमारा होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का क्या लिखा हम लोगों ने, केजी, और वेलोसिटी का क्या लिखा हम लोगों ने, मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड, यानी कि पहला ही ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बल की एक न्यूटन इकाई डैश के बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों, बल हमारा क्या होता है, बल हमारा क्या होता है, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन। यानी कि बल हमारा जो होता है, बल बराबर हमारा जो होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। अब बल हमारा जब दोस्तों पहले से ही एक दिया गया है, तो जाहिर सी बात है जो द्रव्यमान हमारा होगा 1 kg का होगा, और त्वरण जो हमारा होगा वो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, तब 1 गुना 1 हमारा बल क्या होगा, 1 होगा। यानी कि जब 1 kg द्रव्यमान का त्वरण 1 kg, यानी कि त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से गतिमान किया जाएगा, तो उसका त्वरण कितना हो, यानी कि जो उसका वेग हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि बल क्या होगा, 1 न्यूटन के बराबर होगा। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम बल की एसआई मात्रक हम क्या जानते हैं, न्यूटन होता है। बल की एसआई मात्रक न्यूटन होता है। लेकिन दोस्तों केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी इसका एसआई मात्रक होता है। यानी कि 1 न्यूटन जो हमारा होता है, यानी कि एसआई मात्रक की बात करें तो न्यूटन जो हमारा होता है वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। और सीजीएस यूनिट की बात करें दोस्तों, तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो ये सीजीएस यूनिट में आता है।
तो यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, यानी कि 1 kg/s², 1 kg/s², यानी कि ए नंबर का ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब तो काट देना, इस क्वेश्चन को पूरा काट देना। एक क्रिकेट मैच में एक तेज गति की गेंद को पकड़ने के दौरान मैदान में एक फील्डर अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है और चलती गेंद के साथ वेग को 0 तक कम कर देता है। यह क्रिया डैश दर्शाती है। तो देखिए दोस्तों, हम जब भी हम क्रिकेट खेलते हैं या बॉल को पकड़ने के लिए, जब भी बॉल को पकड़ते हैं तेज से आती हुई गेंद को, तो हम बॉल को पकड़ते समय उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं या खींचते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब बॉल तेज से आता है, बॉल जब तेज से आता है तो उसमें क्या होता है, आवेग होता है। क्या होता है, आवेग होता है, यानी कि इम्पल्स होता है। क्या होता है, आवेग होता है। आवेग क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम होता है। आवेग हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम होता है। तो देखिए दोस्तों, जब फोर्स इनटू टाइम होता है ना, तो आवेग हमारा क्या होता है, एक छोटे समय के लिए जब कोई बल लगाया जाता है तो उसमें ज्यादा चोट करता है। जैसे कि जब हम दीवार पे कील ठोकते हैं, तो हम दीवार में जब कील ठोकते हैं तो जब हथौड़े से हम कील को मारते हैं, तो कील और हथौड़े के बीच में कांटेक्ट कितने देर के लिए होता है, कुछ सेकंड के लिए होता है, लेकिन उसमें फोर्स ज्यादा लगता है ताकि वो अंदर चला जाता है, यानी कि आवेग उसमें ज्यादा लगता है। तो इसी प्रकार दोस्तों, जब हाथ अचानक बॉल को अगर हम पकड़ेंगे तो बॉल और हाथ के बीच में कांटेक्ट होगा, तो पूरा कांटेक्ट होगा, लेकिन कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए होगा। तो कुछ सेकंड के लिए जब कांटेक्ट होगा तो चोट क्या होगा, हमारे हाथों में तेज से लगेगा, क्योंकि बॉल में क्या होता है, आवेग होगा। और आवेग हमारा अधिक कब होगा, जब टाइम जितना कम होगा उसमें उतना ही अधिक आवेग होगा। टाइम जितना कम होगा उसमें उतना बल होगा और उतना अधिक उसमें आवेग होगा। तो आवेग की वजह से क्या होता है, चोट लगता है। तो जब हम बॉल को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसका मतलब क्या है कि आवेग को कम करना पड़ेगा, आवेग को कम करना पड़ेगा, आवेग को कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। लेकिन आवेग को हम डायरेक्ट कम नहीं कर सकते हैं, आवेग को डायरेक्ट कम हम नहीं कर सकते हैं। तो आवेग को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संवेग को कम करना पड़ेगा। जो मोमेंटम होगा बॉल का, तो उस बॉल के मोमेंटम को यानी कि संवेग को कम करना होगा, संवेग को कम करना होगा, संवेग को कम करना होगा। और संवेग को हम कब कम कर सकते हैं, तो ये कौन सा नियम में बताया गया है, तो न्यूटन का सेकंड नियम क्या कहता है कि जो हमारा न्यूटन का सेकंड नियम क्या कहता है, जो फोर्स होता है वो मोमेंटम के, चेंज इन मोमेंटम के क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बराबर होता है। जब मोमेंटम चेंज होगा तो उसमें क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बराबर होता है। तो ये हमारा क्या दर्शाता है, संवेग को, यानी कि न्यूटन के दूसरे लॉ को दर्शाता है, न्यूटन के सेकेंड लॉ को दर्शाता है। न्यूटन के सेकेंड लॉ को दर्शाता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, सॉरी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स होता है। यानी कि जब मोमेंटम बदलेगा तो वही फोर्स का परिभाषा निकल करके आता है। तो न्यूटन का द्वितीय नियम कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर का, न्यूटन का द्वितीय नियम यानी कि सेकेंड लॉ क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट हो गया दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट है। 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर 2 kg के द्रव्यमान को त्वरित करना या 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर 4 kg के द्रव्यमान को त्वरित करना, दोनों में से किसे अधिकतम बल की आवश्यकता होगी। तो देखिए दोस्तों, इसको हम क्या जानते हैं, फोर्स इक्वल टू हमारा क्या होता है, एमए होता है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एमए फॉर्मूला हमारा होता है। तो यहाँ पे हम दो चीज लेकर के देखेंगे। सबसे पहले हम इसको m1 यानी कि इसको मान लेते हैं 5 kg वाले का, यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। तो मास मास इसमें कितना है, 2 kg, तो 2 × 5, तो इसमें कितना बल लग रहा है, 5 × 2 = 10 न्यूटन का बल लग रहा है। अब दूसरे वाले की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें बल कितना लगेगा, 4 × 2, यानी कि बल कितना हो गया, 4 × 2 = 8 न्यूटन हो गया। तो सबसे इन दोनों में से बल किसमें अधिक लग रहा है, जिसका मास यानी कि जिसका वेलोसिटी, सॉरी पीछे काट देना, हल्का सा पीछे काट देना। तो इसमें किसमें अधिक बल लग रहा है, जिसका
एक्सीलरेशन या त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर का ही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि F1 तो इसका इसका बल क्या है, ज्यादा दिखाई दे रहा है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये पहला कथन क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। पहला कथन क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों, क्रिया और प्रतिक्रिया समान परिणाम की होती है और या नहीं भी हो सकती है। तो ये गलत है। जब भी न्यूटन का थर्ड लॉ की बात करें दोस्तों, तो उसमें क्या होगा, एवरी एक्शन देयर विल बी ऑपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। पहला ऑप्शन ए नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। जब एक गोली चलाई जाती है तब न्यूटन के नियमों में से कौन सा नियम एक बंदूक की पीछे हटने की व्याख्या करता है, की व्याख्या करता है। तो देखिए दोस्तों, तो ये हमारा न्यूटन की गति के तीसरा नियम व्याख्या करता है, क्योंकि दोस्तों तीसरा नियम होता है जो संवेग संरक्षण के नियम के आधारित पर काम करता है। संवेग संरक्षण के आधार पर, संवेग संरक्षण के आधार पर न्यूटन का तीसरा नियम संवेग संरक्षण के आधार पर काम करता है। या तो इसको तीसरा नियम कहो या संवेग संरक्षण का नियम। देखिए दोस्तों, अब संवेग संरक्षण के नियम की बात करें तो जैसे कि रॉकेट को अगर लॉन्च किया जाता है तो किसकी मदद से, संवेग संरक्षण नियम या तो न्यूटन का तीसरा नियम। ये दोनों आंसर सटीक होगा, इन दोनों ऑप्शन में से जो होगा वही आंसर हो जाएगा। या तो न्यूटन का गति का तीसरा नियम होगा या तो संवेग संरक्षण के नियम होगा। तो इन दोनों नियम से जो भी होगा तो वो इनका आंसर हो जाएगा। चाहे बंदूक का पीछे हटना, बंदूक की बंदूक की पीछे हटना, जब गोली चलाया जाएगा तो बंदूक की पीछे हटना, बंदूक का या की पीछे हटना। तो ये हमारा क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। जब नाविक यानी कि जब नाव दोस्तों हम जब नाव के ऊपर पानी के ऊपर होते हैं, जब उस पर कूदते हैं तो नाव किनारे तरफ क्यों आ जाता है, क्योंकि वो भी न्यूटन का थर्ड लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बल की एसआई इकाई क्या है। तो बल का एसआई इकाई न्यूटन है। इसके अलावा दोस्तों बल का और क्या हमारा हो सकता है, फोर्स इक्वल टू ma। तो फोर्स का और मात्रा क्या हो सकता है, मास का हमारा क्या हो गया केजी, त्वरण का हमारा क्या होता है, मास का क्या हो गया केजी, और त्वरण का क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये त्वरण का दोस्तों ये ऐसा यूनिट एक ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे लेकिन बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। डायोप्टर किसका होता है दोस्तों, लेंस की क्षमता का, लेंस की क्षमता या तो पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता या पावर ऑफ लेंस। हर्ट्ज किसका ऐसा यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति का, आवृत्ति का। डेसिबल हमारा क्या है दोस्तों, ध्वनि को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, साउंड का डेसिबल। एक बल्लेबाज क्रिकेट की गेंद को मारता है जो फिर समतल जमीन पर लुढ़कती है, थोड़ी दूरी तय करने के बाद गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने में धीमी होती है क्योंकि बल्लेबाज ने गेंद को ज्यादा जोर से नहीं मारा। गलत दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब बॉल बॉल सतह पर सरफेस पर लुढ़कता जाएगा तो इस सतह के द्वारा इस बॉल पर क्या लगेगा, घर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा, घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये बॉल आगे नहीं जाएगा, क्योंकि ये सतह इसको अपोज करेगा, रोकने का काम कोशिश करेगा। तो वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती होगा। बिल्कुल गलत। तो अगला ऑप्शन को देख लेते हैं, गेंद पर कोई असंतुलित बल नहीं है इसलिए गेंद आराम की स्थिति में आना चाहेगी। तो ये गलत दोस्तों, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, बी सी नंबर का हो जाएगा, क्योंकि गेंद को क्या कर रहा है, विरोध करने वाला कोई बल है। तो वो बल विरोध कौन कर रहा है, धरती का जो घर्षण बल है वो इसको विरोध कर रहा है। किसी वस्तु का द्रव्यमान 100 केजी है और 8 सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड से 12 मीटर पर सेकंड की वेग से समान रूप से त्वरित होता है। तो वस्तु के प्रारंभिक संवेग ज्ञात कीजिए। इसके अलावा वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या क्या दिया गया, पहले हम क्या जानते हैं, सबसे दिया
सबसे पहले दोस्तों हम डाटा को लिखेंगे क्या क्या दिया गया है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया गया है 8 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितना दिया गया है v इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना दिया गया है 8 सेकेंड, और मास या द्रव्यमान की बात करें कितना दिया गया है 100 केजी दिया गया है, 100 केजी दिया गया है। तो देखिए दोस्तों हमें सबसे आसान क्या होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे फॉर्मूला क्या क्या होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हमारा क्या निकलेगा, v हमारा दिया गया है बिल्कुल 12, u हमारा दिया गया है 8, a हमें मालूम है नहीं मालूम है, टाइम हमें मालूम है 8 सेकेंड। तो यहाँ पे 12 यानी कि कितना हो गया, 12 में 8 जाएगा कितना बच जाएगा 4। अब ये 8 बराबर के उस पार जाएगा कितना हो जाएगा 8, यानी कि a यानी कि त्वरण हमारा कितना हो जाएगा, a बराबर बात करेंगे तो 1/2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब हम दोस्तों हम क्या जानते हैं, हमारा बल जो हमारा होता है, बल का फॉर्मूला क्या होता है F इक्वल टू एम ए। यहाँ पे दो चीज निकालने के लिए बोला गया है, एक तो बल निकालने के लिए बोला गया है, पहला यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला गया है संवेग, यानी कि संवेग निकालने के लिए बोला गया है, यानी कि मोमेंटम, मोमेंटम निकालने के लिए बोला गया है। और मोमेंटम को हम किससे दर्शाते हैं, मोमेंटम को किससे दर्शाते हैं, P इक्वल टू एम भी दर्शाते हैं, एम भी। और बल हमारा क्या होता है फोर्स इक्वल टू एम ए होता है। तो यहाँ पे हम अगर फोर्स निकालेंगे तो फोर्स कितना हम निकाल सकते हैं, यानी कि फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, मास हमारा कितना दिया गया है 100 केजी, 100 केजी। और त्वरण हमने कितना निकाला 1/2, यानी कि 1/2, यानी कि बल जो हो गया कितना हो गया 2×5 = 10, यानी कि 50 न्यूटन का क्या लगेगा बल लगेगा। तो इसमें दोस्तों पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 50 न्यूटन एक ही ऑप्शन में है, सी नंबर का ऑप्शन में। तो सी नंबर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। या तो मोमेंटम निकाल दो या तो संवेग निकाल दो, क्योंकि सबका डाटा क्या है अलग अलग दिया गया है। तो मोमेंटम निकालने के लिए क्या करेंगे, मास हमारा कितना है 100 केजी है, कितना है 100 केजी है। और हम यहाँ पे मोमेंटम क्या लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का लेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया गया है 8, तो 800, यानी कि 800 केजी मीटर पर सेकंड क्या लगेगा मोमेंटम लगेगा। तो दोनों में से एक चीज निकालना है, या तो फोर्स निकाल दो या तो मोमेंटम निकाल दो, दोनों में से एक निकालेंगे तो दोनों में से हमारा आंसर आंसर सटीक ही आएगा, सही आंसर ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों, अगर द्रव्यमान 10 केजी का एक डंबल 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिरता है तो यह फर्श को कितनी संवेग स्थानांतरित करेगा, यानी कि दोस्तों मोमेंटम कितना कंजर्व होगा। देखिए दोस्तों सबसे पहली बात कि एनर्जी जो होता है हमेशा क्या होता है कंजर्व होता है, एनर्जी हमेशा क्या होता है कंजर्व होता है। ना तो एनर्जी को निर्माण किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी कंजर्वेशन का नियम क्या कहता है, ना तो हम ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं ना तो ऊर्जा का ह्रास कर सकते हैं। तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया, हम इसको दोस्तों दो तरीके से बना के दिखाएंगे, उसमें से आपको जो अच्छा लगे उसी से आप बनाइएगा। पहले दिया क्या क्या गया है, मास कितना दिया गया है 10 केजी दिया गया है, और हाइट कितना दिया गया है 80 सेंटीमीटर दिया गया है, 80 सेंटीमीटर। अब इसे मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से भाग देंगे, यानी कि 0.8 मीटर हो गया, कितना 0.8 मीटर हो गया। अब देखिए दोस्तों एनर्जी हमेशा क्या होता है कंजर्व होता है, एनर्जी क्या होता है हमेशा कंजर्व होता है। तो एनर्जी जब हमेशा कंजर्व होगा तो हाइट यहाँ पे कितना होगा, हाइट हाइट बेसिस पे है, तो इसका एनर्जी का निकालेंगे कितना होगा एम, एम मास कितना हो गया 10, जी बराबर दोस्तों हम क्या जानते हैं 9.8 होता है, लेकिन कैलकुलेशन आसानी हो इसलिए हम 10 मानेंगे। तो 10, हाइट हमारा कितना है 0.8, तो ये कितना होगा 10 10 यानी कि 80, यानी कि 80, 80 क्या हो जाएगा 80 जूल, क्या हो जाएगा ये 80 जूल हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या है 80 जूल है, पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया 80 जूल आ गया। लेकिन दोस्तों हम क्या जानते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन के अनुसार एनर्जी हमारा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है, एनर्जी बर्बाद नहीं होता है, एनर्जी बर्बाद या लॉस नहीं होता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपस में क्या होगा बराबर होगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होगा आपस में बराबर होगा। और गतिज ऊर्जा बराबर हम क्या जानते हैं 1/2 mv² होता है, mv² होता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या बोला गया संवेग के अनुसार, तो संवेग से संबंधित हमारा क्या होता है p² बराबर
2m होता है, पी स्क्वायर बराबर क्या होता है 2m होता है। तो यहां से संवेग को हम निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी आपस में जब बराबर हो गया, तो यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी बराबर भी क्या लिख सकते हैं 80 जूल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह पर 80 जूल पी स्क्वायर अपॉन 2, मास कितना दिया गया है 10 kg। तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 kg, तो 10 दूना 20 यानी कि 8 दूना 1600, कितना हो गया 1600 पी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगी दोस्तों 1600 यानी कि पी स्क्वायर बराबर 1600। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे पी स्क्वायर बराबर बराबर 1600, 1600 तो पी बराबर कितना होगा पी स्क्वायर, अरे किसका स्क्वायर है 40 का स्क्वायर है। तो पी बराबर कितना हो गया 40, यानी कि 40 केजी मीटर प्रति सेकेंड, सेकेंड क्या हो जाएगा इसका संवेग संरक्षण यानी कि कंजर्व रहेगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर का क्या होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा हो गया दोस्तों पहला मेथड। अब दूसरा मेथड को दोस्तों हम एक पेज एक्स्ट्रा लेते हैं। तो दूसरा मेथड दोस्तों इसको हम कॉपी करके सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम यहाँ पे क्या करेंगे दूसरा मेथड से लेंगे। तो फिर से यहाँ पे डाटा को हम क्या करेंगे, मास कितना है हमारा 10 kg और हाइट कितना है 80 सेंटीमीटर है, 80 क्या सेंटीमीटर। अब इसे मीटर में चेंज करेंगे 0.8 मीटर आ जाएगा, 8 मीटर आ जाएगा, 8 मीटर। 8 मीटर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम जी बराबर कितना ले सकते हैं, जी बराबर 10 ले सकते हैं, जी बराबर हम क्या ले सकते हैं 10 ले सकते हैं। लेकिन हमें जो पूछा गया है कि मोमेंटम कितना होगा, तो P इक्वल टू क्या होता है एम बी होता है, P इक्वल टू क्या होता है एम बी होता है। और हमें यहाँ पे ये मोमेंटम को निकालना है कि मोमेंटम कितना होगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मोमेंटम का फॉर्मूला एम पी इक्वल टू एम बी होता है, मास तो दिया गया है, क्या वेलोसिटी हमारा इसमें दिया गया है क्या, वेलोसिटी दिया गया है क्या, बिल्कुल नहीं दिया गया है, बिल्कुल नहीं दिया गया है। तो वेलोसिटी में वेलोसिटी को हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन को देखिए, अगर द्रव्यमान 10 kg का एक डंबल 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिरता है, गिरता है यानी कि जब गिराया जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा जीरो होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा जीरो होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं चाहिए क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना पड़ेगा। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन यहाँ पे तो त्वरण दिया ही नहीं, त्वरण हाँ जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड है क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण त्वरण लगेगा। तो ये भी हाँ इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो बी स्क्वायर यू बराबर बी स्क्वायर बराबर यू बराबर, तो दोस्तों हमने क्या बताया कि जब रेस्ट से निकलेगा तो वो क्या होगा जीरो होगा, तो ये तो जीरो हो जाएगा। प्लस 2 जी बराबर कितना हम ले लेंगे यहाँ पे 10 ले लेंगे, और एस हमारा कितना है हाइट यानी कि 0.8, 0.8। तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा यानी कि 10 दूना 20, 20 और जीरो यानी कि ये 20 गुना 0.8, 0.8। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8 दूना 16 यानी कि 8 दूना 16, जीरो यानी कि 16, कितना हो जाएगा 16 यानी कि ये जीरो क्या होगा एक अंक के बाद जीरो। तो यहाँ पे देखिए यहीं से काट देते हैं जीरो, तो एक जीरो से जीरो, तो 8 गुना कितना हो जाएगा 16, 8 दूना 16। अब 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है, यानी कि वेलोसिटी कितना हो गया 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो हो गया कितना हो गया 4 मीटर पर सेकंड हो गया, 4 मीटर पर सेकंड हो गया। अब मोमेंटम कितना होगा P इक्वल टू एम बी। तो मास कितना दिया गया 10 kg, वेलोसिटी कितना आया 40, यानी कि मोमेंटम कितना हो जाएगा 10 चौके 40 kg मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हमारा हो जाएगा सेम ऑप्शन सी नंबर का फिर से सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर का क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इसको हमने दो तरीके से बनाने के लिए देखा। तो दोस्तों अगर कंसेप्ट मालूम होगा तो किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक गेंद में 300 इकाई संवेग है, 300 इकाई संवेग है, यानी कि मोमेंटम पहले से दे दिया है 300 यूनिट, 300 यूनिट। यदि गेंद का वेग दोगुना
कर दिया जाए तो गेंद का नया संवेग क्या होगा? तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू mv, P इक्वल टू mv होता है, P इक्वल टू mv होता है। तो संवेग हमारा पहले से कितना है? पहले से 3000 है, पहले से कितना है? 3000 है। अब इसमें द्रव्यमान को क्या कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया जाए। तो पहले मानते हैं इसका P1 था, अब संवेग इसका P2 है। क्या है? P2 है। तो अब इसमें जब P1 था तो mv बराबर कितना था? 3000 था। कितना था? 3000 यूनिट था। तो इसको क्या किया गया है? यानी कि mv बराबर 3000 है। अब किसको दोगुना किया गया? वेग को दोगुना कर दिया गया। वेग को क्या कर दिया गया? 2 गुना कर दिया गया। तो इसको हम क्या करेंगे? 2 को बाहर करेंगे तो फिर से यहाँ पे mv आएगा। क्या आएगा? mv आएगा। और इस mv की जगह पर या तो हम 2p1 लिख लें या तो 2mv लिख लें, तो दोनों का मतलब एक ही होगा। और इसकी जगह पर हम फिर क्या करेंगे? mv की जगह पर 3000 रखेंगे या तो p1 की जगह पर 3000, तो 3 3 दूना 6, यानी कि डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल यूनिट, यानी कि 6000 यूनिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी का क्या है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि देखिए दोस्तों, अगर एक को कांस्टेंट रख करके किसी को बढ़ाया जाता है, जितना गुना बढ़ाया जाएगा उतना गुना संवेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर्षण का गलत उदाहरण है? गलत उदाहरण है। तो कपड़े धोने की मशीन को फर्श पर धकेलना, अगर हम कोई भी चीज फर्श पर धकेलते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कि घर्षण बल लगेगा। सरफेस और इस सर्विस यानी कि वॉशिंग मशीन के बीच में घर्षण बल लगेगा, तो ये सही है। तो ये कथन क्या है? सही बोला गया है। बर्फ पर स्लेट पर फिसलना, ये भी सही है। अगर बर्फ पर कोई स्लेट को घिसा जा रहा है तो भी क्या हो रहा है? वो भी स्लाइड किया जा रहा है, तो भी वो क्या है? वो घर्षण बल लगता है उसके बीच में। एक स्लाइड पर फिसलता हुआ व्यक्ति, इसमें भी घर्षण बल लग रहा है। एक भारी वस्तु को उठाता एक व्यक्ति, क्या कोई किसी भारी वस्तु को उठाएगा तो क्या उस पर घर्षण बल लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो डी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जिस पर घर्षण बल नहीं लगेगा, तो वो एक क्या है? गलत उदाहरण हो जाएगा घर्षण बल का या तो घर्षण का। तो ये हमारा क्या था दोस्तों? आज का आखिरी सवाल था। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल मिला होगा। अगर दोस्तों इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये स्कैनर है टेलीग्राम का, वहां पे ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहां पे भी ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है या हेल्पफुल मिल रहा है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।